नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश और आज जो आपने क्वेश्चंस फेसबुक ग्रुप पर पूछे थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेकर मैं यहाँ पर आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ये जो चैनल है ये पूर्णतः एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है ये सईरत, ये पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा था आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। ये लिखा हुआ है सईरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट इन द लिस्ट ऑफ कंटेम्प्ररी मराठी मूवीज विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है जो सईरत है ये किसी मराठी मूवी का नाम है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये मराठी मूवी की बात कर रहे हैं। तो देखिए सईरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट, देखिए वन ऑफ द लेटेस्ट क्या है आपकी, ये सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, ऐसे ये क्या है वन ऑफ द लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, जो नई आई होती है, जो नई लॉन्च होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो मार्केट में जैसे लेटेस्ट सॉन्ग्स आते हैं। ठीक है, लेटेस्ट सॉन्ग यानी जो अभी अभी आए हुए जो सॉन्ग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेटेस्ट सॉन्ग। ऐसे ही किसकी बात कर रहा है, ये लेटेस्ट, और ये क्या है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब इसके बीच में इन्होंने क्या जोड़ दिया, प्रीपोजिशनल फ्रेज को जोड़ दिया गया है। इनसे स्टार्ट किया है तो ये क्या बन जाती है आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, उपवाक्य। द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज नोन एज फ्रेज। तो देखिए इसको इनसे जोड़ दिया, इन द लिस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मराठी मूवीज। अब देखिए जो लेटेस्ट है, ठीक है, इसके बाद क्या आना चाहिए था, आपका नाउन आना चाहिए था। तो इन्होंने पूरा नाउन को क्या बना दिया, एक क्लॉज के रूप में बना दिया। मतलब कि ये पूरा नाउन, इन्होंने बीच में प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी जोड़ दिया और ये कंप्लीट करके ये क्या बना दिया, उन्होंने फ्रेज बना दिया, इसको नाउन बना दिया। टोटल क्या है ये, नाउन। तो ये बोलना चाह रहा है सईरत इज वन ऑफ द लेटेस्ट मराठी मूवीज। अब देखिए इन्होंने क्या बोल दिया, इन द लिस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी, इन्होंने ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसकी बात कर रहा है, किन लिस्ट में से आती है ये, जो कंटेम्प्रेरी मूवीज हैं, जो समकालीन मूवीज होती हैं, जो और भी साथ में लॉन्च होती है। कंटेम्प्रेरी यानी क्या होता है, समकालीन के साथ साथ में कोई चीज और भी लॉन्च होती है। तो उनमें से क्या है, ये एक है विच अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम। देखिए रिसेंट टाइम का मतलब क्या होता है, रिसेंटली। इन रिसेंट टाइम का मतलब होता है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब क्या होता है, अभी अभी। कोई भी चीज मार्केट में अभी अभी आई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेंटली बोलते हैं या इन रिसेंट टाइम। तो यहां पर आप देखना, जब भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा उसके बाद यदि क्या आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो हमेशा दैट का प्रयोग किया जाता है। यहां पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, विच का। तो यहां पर विच के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट मराठी मूवीज की बात कर रहा है। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बीच में प्रीपोजिशनल फ्रेज को जोड़ते हुए कि लिस्ट में से कौन सी मराठी मूवीज की लिस्ट में से है, वो जो अभी कंटेम्प्रेरी मूवीज रिलीज हुई हैं उनकी बात कर रहा है ये। तो उनमें से सैरत कैसी है, एक है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। तो इसमें विच के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। एक इजी सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इसके लिए। ठीक है, बिल्कुल इजी एग्जांपल, इसको मिटाता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें आप क्लिक कर लेना, इसमें क्या आएगा आपका, सी वाले पार्ट में गलती हो जाएगी। एक देखना इजी सा एग्जांपल बताता हूं मैं। ये मैंने से रब कर दिया। ठीक है, अब देखना, He is one of the smartest boys। अब देखिए ये क्या लगा हुआ है, स्मार्टेस्ट बॉय यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। यदि देखना यहाँ पर ये होता है ही इज वन ऑफ द बॉयज अकेला लिखा होता तो आप इसमें से हु का या दैट का किसी का भी प्रयोग कर सकते थे। आपको पता होगा कि हु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लिविंग शब्दों के साथ। जो लिविंग वस्तुएं, सॉरी जो लिविंग होते हैं, लिविंग नाउन होते हैं, उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं हम,
हु का प्रयोग करते हैं और दैट का भी प्रयोग किया जाता है लिविंग थिंग्स के साथ में, ठीक है, जो सजीव होती है, जिनमें जान होती है। और विच का प्रयोग किसके साथ करते हैं हम? नॉन लिविंग का। और दैट क्या होता है? कॉमन। दैट का प्रयोग आप लिविंग के साथ भी कर सकते हैं, नॉन लिविंग के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन हु का प्रयोग केवल लिविंग के लिए और विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए। अब यहां पर देखना, यदि यहां पर ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती, इसको आप गायब कर दीजिए, इसको आप गायब समझिए। तो आप यहां पर अगर इसके बाद कुछ हु वगैरह आ रहा है, हु या दैट में से किसी का ही प्रयोग कर सकते थे, जैसे कि ही इज वन ऑफ द बॉयज हु या दैट कम हियर। कम हियर, ये वाला नियम मैं आपको 10 करोड़ बार बता चुका हूं, ठीक है। जो हमारे पेड क्लासेस भी चल रही हैं उसमें भी ये कई बार आया हुआ है। जो रेगुलर हमारी पेड क्लास चल रही है उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि ये क्या है। देखिए, दैट और हु के पहले जो भी नाउन होता है तो हु उसकी क्या ले लेता है? वर्ब ले लेता है, ठीक है। यानी कि देखिए, प्लूरल नाउन के बाद में क्या लिखा हुआ है? हु। या यूं कहें कि हु के पहले कौन सा नाउन आ रहा है? प्लूरल नाउन आ रहा है, तो हु किसकी वर्ब लेगा? प्लूरल नाउन की वर्ब लेगा। तो प्लूरल है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने पढ़ा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? प्लूरल नाउन के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर कम का मैंने प्रयोग किया है, ठीक है। तो यदि यहां पर क्या है? बॉयज अकेला दिया है, लेकिन यदि यहां पर मैं कर दूं ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉय कर दूं मैं, ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉयज, तब मैं हु का प्रयोग नहीं कर सकता, तब मैं केवल किसका प्रयोग करूंगा? दैट का प्रयोग करूंगा। ही इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट बॉयज दैट कम हियर, ठीक है। दैट कम हियर का प्रयोग किया जाता है। स्मार्टेस्ट बॉय का यदि आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, यदि आप इतना नहीं लिखेंगे ही इज वन ऑफ द बॉयज, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? हु का या दैट का कर सकते हैं। लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री यदि आप लगा रहे हैं तो आप केवल किसका प्रयोग कर सकते हैं? आप केवल और केवल दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए वहां पर लेटेस्ट था, इसलिए किसका प्रयोग करना था आपको? जी हाँ, बिल्कुल दैट का प्रयोग करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये सेकेंड आपका, इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड। देखना, इफ इट वरंट फॉर यू आई वुड नॉट बी अलाइव टूडे, ठीक है। देखिए, जब भी इसका प्रयोग किया जाता है, इफ इट वर नॉट, इफ इट वर नॉट और फॉर, ये पूरा देखना, इफ इट वर नॉट फॉर, ये पूरा क्या होता है? एक फ्रेज होता है, ठीक है। इफ इट वर नॉट फॉर, अब यहां पर क्या आ सकता है? समथिंग भी आ सकता है, इसके बाद में समथिंग यानी कोई वस्तु की बात भी कर सकता है, या समवन की बात भी कर सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति की बात भी कर सकता है। इफ इट वर नॉट फॉर समथिंग या समवन, तो यहां पर ये बोल रहा है यदि आपका, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का सहारा ना होना, किसी चीज का सहारा ना होना। इफ इट वर नॉट फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का या किसी व्यक्ति का सहारा ना होना। लिख लीजिएगा आप इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इफ यदि टफ एरर आती है ना तो इसी में से आती है, ऐसी ही आती है। यदि टफ एरर आती है तो ऐसी ही आती है। इफ इट वर नॉट फॉर समथिंग या समवन, यदि समथिंग आएगा तो किसी चीज का सहारा ना होता, यदि समवन आएगा यदि किसी इंसान का सहारा ना होता, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? इफ इट वर नॉट फॉर यू, यदि आपका सहारा ना होता, यदि आपने मेरी मदद नहीं की होती, यदि आप ना होते, ठीक है। गर तुम ना होते तो मेरा कौन होता, ठीक है। गर तुम ना करोगी तो कृपा कौन करेगा, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए वाला आपने गाना सुना होगा। तो वैसी बात है, यदि तुम ना होते, आई वुड नॉट बी अलाइव टुडे, तो मैं जिंदा नहीं होता। यदि आज तुम नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। ऐसी इसमें बात की जा रही है, तो इसके अंदर नो एरर का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। यदि तुम ना होते तो मैं आज जिंदा नहीं होता, ठीक है। इफ इट वर नॉट फॉर यू, यदि तुम्हारा सहारा ना होता, यदि तुम ना होते तो आज मैं जिंदा ना होता, ठीक है। एक और एग्जांपल आप इसमें से देख सकते हैं, देखिएगा एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं। देखिए, ये तो इंसान की बात कर रहा है, अब मैं दूसरी बात करता हूं। देखना, इफ इट वर नॉट या वरंट एक ही होते हैं। इफ इट वर नॉट फॉर योर डोनेशन many more children would go hungry,
तो देखिए इस पूरा पढ़ के बता रहा हूं, जिसको भाई दिखाई नहीं दे रहा हो ना तो आंखें खोल के देख लेना या अपने वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लेना, बिल्कुल सही दिखाई देता है, क्योंकि मैंने भी देखता हूं अपनी वीडियो बिल्कुल सही दिखाई देता है। तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकती है, आप क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना। फिर भी मैं बोल के आपको बता देता हूं, इफ इट वर नॉट फॉर योर डोनेशन, यदि आपके डोनेशन का सहारा नहीं होता, या यदि आपकी डोनेशन हमें नहीं मिलती, या आपकी डोनेशन यानी क्या होता है, जो रुपए दे देते हैं मदद करने के लिए, यदि आपकी डोनेशन नहीं होती, मैनी मोर चिल्ड्रन वुड गो हंग्री, तो बहुत सारे बच्चे कैसे हो जाते, भूखे मर जाते। यदि आपने डोनेशन नहीं दी होती या आपके डोनेशन का सहारा नहीं होता, तो डोनेशन क्या है आपकी, समथिंग। डोनेशन क्या है आपकी, समथिंग। यदि आपकी डोनेशन नहीं होती तो बहुत सारे बच्चे, मैनी मोर चिल्ड्रन कैसे हो जाते, भूखे हो जाते। ठीक है, भूखे रह जाते। गो हंग्री यानी भूखे रह जाना। आया समझ में? यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए हमारा पेड कोर्स चल रहा है टेलीग्राम पर, आप चाहें तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए आपको नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। हमारी बहुत ही मार्जिनल फीस है, आप देख सकते हैं। बेसिक कोर्स के लिए 99 रुपीज है, पर मंथ के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं। एडवांस के लिए 199, और यदि आप दोनों लेते हैं तो आपको 50 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, तो 249 का आपका ये पैक हो जाएगा। जैसे ही आप ये पेमेंट आप करते हैं, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, और आपको जितनी भी वीडियोस अभी तक निकल गई हैं वो सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपका 1 महीने का ड्यूरेशन है। इसका ये मतलब है यदि आप 249 रुपीज देते हैं तो आपको टोटल 56 वीडियो 1 मंथ में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 56 वीडियोस मतलब अभी तक जितनी आपकी छूट गई हैं, हमने 5 जुलाई से स्टार्ट किया था, तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और YouTube पर भी मैं अपडेट रहता हूँ, YouTube पर भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको रेगुलर वीडियोस मिलते हैं। नेक्स्ट देखना। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका, ये वाला सेंटेंस क्लियर हो गया। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। तो ऐसे क्या है, थोड़ा कंसेप्ट से पढ़ना चाहिए, है ना, अच्छे से। यदि आप घर पे भी पढ़ाई कर रहे हो तो काफी अच्छे से एनालाइज करके पढ़िए, तो आपको जरूर ही फायदा मिलेगा। और डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ते चलिए, टाइम अभी भी है। इट मे बी पॉसिबल, बहुत कम संभावना है, लेकिन मे बी पॉसिबल कि एग्जाम थोड़ा और पोस्टपोन हो जाए, अक्टूबर तक चला जाए, लेकिन इस साल के अंदर एग्जाम हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा बिलीव है। अब बाद बाकी मैं एसएससी तो हूं नहीं, मैं वहां पर जो बैठे हुए हैं वही बता सकते हैं कि एग्जाम कब होगा, है ना, तो मैं नहीं बता सकता इतना ज्यादा। अब देखना, शी हार्डली नोज एनी फॉर्मूले। अब यहाँ पर मैंने देखा था, ये ग्रुप में पूछा हुआ था, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे हार्डली के स्थान पर आप रेयरली का प्रयोग करें। क्यों करें भैया, क्यों करें? हार्डली का मतलब भी क्या है, सही निकल रहा है ना, उसको नहीं आते फॉर्मूले। हार्डली क्या बोलता है, नेगेटिव। यदि मैं बोलूं कि मेरे पास रुपए नहीं है, तो देखना मैं ऐसे बोल सकता हूं, आई डोंट हैव एनी मनी। आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास बिल्कुल रुपए नहीं है। या मैं इसको एक और प्रकार से लिख सकता हूं, सिमिलर तरीके से एक और प्रकार से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आई हार्डली हैव एनी मनी। आई हार्डली हैव एनी मनी। हार्डली का मतलब क्या होता है, डोंट। यदि पास्ट का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट। ठीक है, तो हार्डली क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब है, शी हार्डली नोज एनी फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंगुलर। जो फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे एक्स वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला होता है। और बहुत सारे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्लूरल रूप से फॉर्मूले भी बोलते हैं और फॉर्मूलाज भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हार्डली बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हार्डली का मतलब क्या है, नेगेटिव सेंस, मतलब कि उसको एक भी फॉर्मूले नहीं आते हैं, उसको किसी भी प्रकार के फॉर्मूले नहीं आते हैं, वो किसी प्रकार के फॉर्मूले नहीं जानती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। इसमें भी क्या आएगा आपका, नो एरर। रेयरली वगैरह का यूज ऐसे नहीं करते, ये रेयरली लिखा होता तो भी सही था, लेकिन हार्डली लिखा है तो आप हार्डली हटा के वहां पर रेयरली नहीं करेंगे। ठीक है, हार्डली बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये है आपका प्रूफ। ऐसे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आया समझ में, क्लियर आया समझ में? अरे मजा आ गया कि नहीं, ये बोलिए जनाब। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसको भी मैं मिटा देता हूं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखना, द किंग जुआन कार्लोस ऑफ स्पेन।
अराइव्ड इन लंदन टुडे फॉर अ 3-day विजिट। ठीक है, स्पेन के जो किंग हैं उनका नाम क्या है, जुआन कार्लोस। ठीक है, आज लंदन पहुंचे फॉर अ 3-day विजिट, कितने दिन के भ्रमण के लिए, कितनी दिन की यात्रा के लिए, 3 दिन की यात्रा के लिए। देखिए वो ये स्ट्रक्चर मैंने आपको नाम में बताया है, जैसे कि 1-2 रुपए का नोट, 2 रुपी नोट, ऐसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 3 दिन की यात्रा के लिए वहां पर गए। तो देखिए आ लिखा हुआ है 3 डेज नहीं किया, और विजिट यानी कि हो गई यात्रा, हो गई। आ गई ना, ऐसे ही चीजें आ जाती हैं, जो मैं पढ़ाता हूं ना ऐसे ही आती है, तो ऐसे आपको क्लियरिटी भी मिलती है। ठीक है, इसलिए मैं केवल मतलब की चीजें आपको पढ़ाता हूँ, फालतू का कचरा नहीं पढ़ाना मुझे। जो आपके एग्जाम के लिए पहले इंपॉर्टेंट है ना वही, उसके बाद टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे। अब तो आप मुझसे जुड़ गए हो ना, लगातार पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखना इसमें क्या गलती है, इसमें सेंटेंस, इसमें एक स्ट्रक्चर की गलती है थोड़ी सी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि मैं आपसे बोलूं मेरे राम भगवान है, मेरे श्री राम भगवान है, ये सेंटेंस सही है या मेरे भगवान श्री राम है? देखो हिंदी में लिख के बताता हूं, इसको मिटाता हूं मैं, आप खुद बताना। ठीक है, मेरे श्री राम भगवान है या मेरे श्री राम प्रभु हैं। ठीक है, मेरे श्री राम प्रभु हैं, और दूसरा लिखता हूं मैं, मेरे प्रभु श्री राम हैं, मेरे प्रभु श्री राम हैं। कौन सा सही है, कौन सा सही है, मेरे श्री राम प्रभु हैं या मेरे प्रभु श्री राम हैं? राधा मीरा के प्रभु गिरधर नागर कि मीरा गिरधर नागर के प्रभु हैं, कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला आपका सही है। तो क्या आ रहा है आपको, एक जो सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसके स्ट्रक्चर में क्या है, गलती है। अब यहां पर देखना, द किंग, किंग इन्होंने पहले लिख दिया, देखिए राजा स्पेन का जुआन कार्लोस का प्रयोग किया जा रहा है, राजा स्पेन का जुआन कार्लोस, कि जुआन कार्लोस जो कि कौन है, स्पेन का राजा है, कैसा प्रयोग करोगे आप? जैसे देखना, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है, डॉक्टर, देखिए मैं लिखता हूं डॉक्टर, नहीं सॉरी प्रिंसिपल, मैं लिखता हूं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल मैं लिखता हूं अमित मिश्रा, प्रिंसिपल अमित मिश्रा ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये लिखा हुआ है। देखिए प्रिंसिपल अमित मिश्रा ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सही है, या अमित मिश्रा प्रिंसिपल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखो यहां पर बोल रहा है प्रधान अध्यापक दिल्ली का अमित मिश्रा, कि अमित मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रधान अध्यापक, कौन सा सही होगा? कैसा, पहले आप क्या लेते हैं, नाम, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, जैसे कि मैं अमरेंद्र बाहुबली, किसका, वो कौन सी जगह होती थी उसकी, मुझे जगह का याद नहीं आ रहा, जो भी था उसका वो राजा था। ठीक है, बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली, मैं अमरेंद्र बाहुबली, और जो जगह थी, हाँ माहिष्मती का राजा, कि ऐसे बोलता था, ऐसे बोलता था वो, मैं राजा माहिष्मती का अमरेंद्र बाहुबली, कौन सा सही है? देखिए दोबारा से सुनना, बड़ा अच्छा है, मैं राजा माहेशमती का अमरेंद्र बाहुबली या मैं अमरेंद्र बाहुबली माहेशमती का राजा, कौन सा वाला सही है? समझ में आ रहा है? दूसरा वाला सही है, मैं अमरेंद्र बाहुबली माहेशमती का राजा, ये संकल्प लेता हूं, दृढ़ प्रतिज्ञा लेता हूं, ऐसा डायलॉग सुना हुआ। तो इसमें इसी का क्या है, दोष है, स्ट्रक्चर को सही से नहीं परोया गया। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको नाम लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो जुआन कार्लोस द किंग ऑफ स्पेन, जुआन कार्लोस जो कि कहां के राजा हैं, स्पेन के राजा हैं। वो कहां पर आए हैं, लंदन आज पहुंचे हैं, किसके लिए, 3 दिन की विजिट के लिए। आगे समझ में, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं हो सकता। आपको ये वैसे भी समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, बाल थोड़े साइड कर लूं, आगे चलते हैं। देखिए
एक कमेंट पढ़ रहा था मैं, तो उसमें एक बंदा बोलता है कि सर कहीं आप पैसे ले रहे हैं सर, आप 99 रुपीज़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 99 रुपीज़ सर बहुत बड़ा अमाउंट होता है, भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, एक नब्ज पकड़ेगा आपकी, बस कितने रुपए ले लेते हैं? 500 रुपीज़। फिर उसके बाद चेकअप भी करवाएंगे आपके, कितने के चेकअप हो जाएंगे आपके? 1000 रुपये के। फिर दवाइयाँ भी देंगे 1000 रुपये। देन कितने हो गए आपका? एक विजिट करेंगे तो आपके 2500 रुपये तो यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तब उनसे आप बोलते हो कभी भी, एक देखिए 99 रुपीज़ 1 मंथ के। ये मैं ऐसे भी मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे है ना कंप्लीट फीस चाहिए, वही लगातार फीस चाहिए, सीधा जमा करो मुझे 2000 रुपये पूरे साल के, ऐसा तो नहीं बोला। आपको अच्छा लग रहा है आप पढ़िए, नहीं लग रहा तो कोई बंधन नहीं है, आप जा सकते हैं कहीं और भी पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसी ऐसी बातें बोलने की क्या जरूरत है कि भगवान भी माफ नहीं करेगा? अरे ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। देखना, द लॉयर यानी कौन होता है? वकील। द लॉयर डिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टेंट एविडेंसेस दैट द अक्यूज्ड वॉज इन्वॉल्व इन द हीनियस क्राइम। ठीक है, ये ऐसे ही दिया हुआ था, जिसने भी डाला था ये फेसबुक ग्रुप पर, तो वो ऐसे ही था, कहीं पर उसने स्लैश नहीं किया था। तो देखिए इसका ये मतलब है, जो लॉयर था, वकील था, उसने जो उपस्थित, एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है? उपस्थित होना। जो उपस्थित थे, जो सबूत, एविडेंस यानी क्या होते हैं? सबूत। जो सबूत उपस्थित थे उन्हीं से क्या किया उसने? निष्कर्ष निकाला, डिड्यूस्ड किया। डिड्यूस यानी क्या होता है? सार निकालना, निष्कर्ष निकालना। जो एग्जिस्टिंग एविडेंस थे, जो उपस्थित सबूत थे, उन्हीं के आधार पर वकील ने क्या किया? निष्कर्ष निकाला कि दैट क्या हो गया कि जो आरोपी है, द अक्यूज्ड वाज इन्वॉल्व इन हीनियस क्राइम। हीनियस यानी क्या होता है? घृणित, घिनौना, घिनौने क्राइम में वो क्या था? इन्वॉल्व था। तो यहाँ पर क्या गलती है? अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बुक में क्या दिया हुआ है? नो एरर। लेकिन एविडेंस क्या होता है आपका? अनकाउंटेबल नाउन होता है। एविडेंस में मैंने आपको बताया भी है, नाउन के अंदर एविडेंस क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसमें कभी भी ऐसे एस का प्रयोग नहीं किया जाता। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एविडेंसेस लिखा हुआ है, तो ये पूरी तरह से गलत है। क्या है? ये पूरी तरह से गलत है, तो इसको आप हटा दीजिए। केवल क्या होगा? एविडेंस होगा। ठीक है, तो इसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा? एविडेंसेस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि एविडेंस क्या होता है आपका? अनकाउंटेबल नाउन होता है। हिंदी में जरूर हम बोलते हैं कि सबूतों के आधार पर, लेकिन ऐसा इंग्लिश में वहां पर वो फैक्ट्स हो जाता है, फैक्ट्स हो जाता है सबूतों के आधार पर। लेकिन जब आप एविडेंस की बात करेंगे तो यहां पर आपको अनकाउंटेबल नाउन इसे रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ये योर हेयर नीड्स कटिंग बैडली। यहां पर देखना, बैडली का मतलब क्या है? यहां पर बुरी तरह से नहीं, बुरी तरह से नहीं है। बैड का मतलब क्या होता है? बुरा। बैडली का मतलब क्या होता है? बुरे ढंग से। यहां पर जो बैडली दिया हुआ है ये बता रहा है अर्जेंट, इंस्टेंटली, अर्जेंट बता रहा है। ठीक है, कि आपके बाल बहुत ज्यादा क्या हुए हैं? बड़े हुए, बिल्कुल मुगली बन गए हो भैया, तुम्हें कटिंग की सख्त जरूरत है। तो ये क्या बता रहा है? सख्त बता रहा हुआ है। दिया हुआ सेंटेंस सही लिखा हुआ है वैसे। देखिए, योर हेयर नीड्स कटिंग बैडली, तुम्हारे बालों को कटिंग की अति आवश्यकता है, जल्दी कटवा लो जाके। बैडली का मतलब क्या होता है? अति शीघ्र ही जाके अपने बाल कटवा लो, उनको कटिंग की क्या है? आवश्यकता है। तो ये जो गिवन सेंटेंस है बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कैसे। योर हेयर क्या है आपका? सब्जेक्ट है। नीड क्या है आपकी? वर्ब है। कटिंग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद जो भी आता है वो क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम्हें मेरी जरूरत है, यू नीड मी, उसको तुम्हारी जरूरत है, ही नीड्स यू। ऐसे ही तुम्हें कटिंग की जरूरत है, यू नीड्स कटिंग। तो कटिंग क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में क्या आ रहा है? एडवर्ब आ रही है। तो यही क्या होती है? एडवर्ब। यदि आपने एडवर्ब पढ़ी है तो आपको पता होगा, और यदि नहीं पढ़ी एडवर्ब तो मेरा वेट कीजिए जब मैं पढ़ाऊंगा आपको। नेक्स्ट देखना, बैडली योर। अब देखिए, ऐसे सब्जेक्ट के आगे तो कभी भी आप प्रयोग नहीं कर सकते एडवर्ब का, तो ये पहला वाला तो गलत ही है। बैडली योर हेयर नीड्स कटिंग, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखना, योर हेयर नीड्स कटिंग रियल बैड। अब यहाँ पर रियल बैड कर दिया, तो बैड का मतलब क्या होता है? बुरा। तुम्हारे बालों को कटिंग की बहुत बुरी आवश्यकता है। रियल बैड मतलब गंदे कटवा लो बाल जाके। योर हेयर नीड्स कटिंग रियल बैड, तुम्हारे हेयरों को काटने की आवश्यकता है, वो भी कैसे? गंदे तरीके से काट दो, रियल बैड काट दो।
मतलब कि वो कर दो, स्पाइसी कर देते हैं ना, वैसे बाल आप कर दो। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब देखना, योर हेयर बैडली नीड्स कटिंग, यहां पर भी एडवर्ब बिल्कुल सही लगाई है। जब भी किसी आप कुछ लिखते हैं तो उसमें यदि ऑब्जेक्ट भी आता है, सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप एडवर्ब का प्लेसमेंट या तो सेंटेंस के बाद में कर सकते हैं या वर्ब के ठीक पहले भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखना, he admitted his mistake, he admitted his mistake frankly, ठीक है, he admitted his mistake frankly। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, देखिए ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, और हिज मिस्टेक क्या है आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ रही है, एडवर्ब। यदि ऐसा फॉर्म होता है कि सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आप एडवर्ब का प्रयोग लास्ट में भी कर सकते हैं या वर्ब के ठीक पहले भी आप कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही फ्रैंकली एडमिटेड हिज मिस्टेक। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो ये दिया हुआ है और एक नो इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसा कई बार होता है कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे जाता है, तो आपको सिनोनिम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। नो इम्प्रूवमेंट से पहले आपको क्या करने की कोशिश करनी चाहिए, सिनोनिम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप देखना, आप इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो, आप दोनों प्रकार से इसे लिख सकते हैं। तो आप किसका प्रयोग करेंगे, आप क्या लगा देंगे, सिनोनिम लगा देना नो इम्प्रूवमेंट के हिसाब से। अब नो इम्प्रूवमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने ये देखा है, अब देखिए इसमें मैं कुछ बता तो सकता नहीं हूँ, ना ही एसएससी ऐसा वहां से अनाउंसमेंट करती है कि आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कि ऐसा है ऐसा है। ये क्या है, मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने काफी सेट पेपर करे हैं, तो मैंने काफी में ऐसा पाया है, कई बार नो इम्प्रूवमेंट भी दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में, यदि मैं बात करूं 80% केसेस में कई बार ऐसा हुआ है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर कि आपको एक सिमिलर ऑप्शन मिल जाता है बिल्कुल एज इट इज और नो इम्प्रूवमेंट दिया होता है। तो जब भी आंसर देखा जाता है तो सिनोनिम ही मिलता है उसमें। कितने परसेंट केसेस की बात कर रहा हूं मैं, 80%, 20% में तो गलत हो ही जाता है फिर अपना भी, वो नो इम्प्रूवमेंट कर देते हैं सिनोनिम होते हुए भी। लेकिन 80% तो आप भी क्या करना, कभी भी ऐसा हो जाए तो आप रिस्क तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही सही है, वो ऑप्शन लिखा हुआ भी सही है और ये भी सही है। तो आप क्या करना, ये चीज कोई नहीं बताता आपको, ऐसी चीज कोई नहीं बताता कि आपको चुनना क्या है। ये चीज आपको कोई कितना यूट्यूब देख लेना, खोज के देख लेना, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज क्या होती है, एक्सपीरियंस की। और ये कौन जानता है, जो बार बार एग्जाम देता है, ठीक है, उसको ये चीज क्या होती है, पता होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है, सी वाला। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन 80% वाली चीजें तो आप क्या लगाएंगे, सिनोनिम लगा के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखना, स्ट्रिक्ट लॉज वर पास्ड। ठीक है, स्ट्रिक्ट लॉ कैसे हो गए, समाप्त हो गए या गुजर गए। जैसे बहुत पहले सख्त कानून हुआ करते थे, सती प्रथा हुआ करता था कि भाई किसी के हस्बैंड खत्म हो गए तो वो औरत को जबरदस्ती पकड़ के चिता में घुसा दिया जाता था, ठीक है, कि जल जाके। तो ऐसे क्या थे जो स्ट्रिक्ट लॉ थे वो कैसे हो गए, खत्म हो गए। सो दैट दिस क्रूल कस्टम वाज नो मोर, जिसके कारण अब जो ये क्रूल कस्टम है, जो ये बुरी प्रथा है, वो भी क्या है, मर गई। नो मोर का मतलब क्या होता है, मर जाना। अब देखिए प्रथा मरती नहीं है, प्रथा को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। तो नो मोर तो गलत है, सुनने में तो सही लग रहा है ना। तो इसमें देखना इरेडिकेटेड, इरेडिकेट का मतलब भी क्या होता है, उन्मूलन कर देना। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना, फिनिश कर देना, उन्मूलन कर देना। ठीक है, वाइप्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, कपड़ों को साफ कर देना, कपड़ों को वाइप्ड आउट कर देना। ठीक है, वाइप्ड ऑफ कर देना। वाइप आउट यानी क्या होता है, समाप्त कर देना। वाइप्ड ऑफ यानी क्या होता है, कपड़ों को साफ कर देना। डन अवे विथ, ये डू अवे विथ की फॉर्म लिखी हुई है, डन अवे विथ, डू अवे विद की फॉर्म लिखी हुई है, ये डू अवे विद। इसका मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना। इसका मतलब क्या होता है, जड़ से समाप्त कर देना, उन्मूलन कर देना, खत्म कर देना। जड़ से समाप्त कर देना,
उन्मूलन कर देना, यानी कि पूरी तरह से समाप्त कर देना, उन्मूलन। इरेडिकेट, इसको एबोलिश भी बोलते हैं, एबोलिश भी बोलते हैं, ठीक है। और नो इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो नो मोर आएगा नहीं। नो मोर क्या होता है, इंसान के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे ही इज नो मोर, वह अब नहीं रहे। वाइप्ड ऑफ, कपड़ों के लिए। अब ये दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके, इरेडिकेटेड एंड डू अवे विद, दोनों सिनोनिम है, दोनों का सेम मतलब है, दोनों का सेम मतलब है, लेकिन यूसेज में थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि आप इरेडिकेटेड की बात करेंगे तो ये नया वर्ड है, और यदि आप डू अवे विद की बात करेंगे तो ये क्या है, आपकी फ्रेजल वर्ब है, यानी कि कहावत है। ये ओल्ड टाइम में कही जाती थी, ये पुराने समय में बोली जाती थी, और ये इरेडिकेटेड जो टर्म है आपका वो क्या है, नया है, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, अब आप इसमें इरेडिकेटेड का प्रयोग करेंगे या डू अवे विद का प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यदि कोई चीज पास्ट से रिलेट कर रही हो, पास्ट से, जैसे कि ये क्या बता रहे हैं, वॉज की बात कर रहे हैं, वर लगा रहे हैं, मतलब कि ये प्राचीन समय का कोई स्टेटमेंट है या ये प्राचीन समय को डिनोट कर रहे हैं। तो जब प्राचीन समय की आप बात करेंगे तो आपको प्राचीन वोकेबुलरी का ही क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। डू अवे विद का अभी भी प्रयोग किया जाता है, कई बार आता है, काफी एग्जाम में आता है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, ये दोनों ही सही हैं। पहले तो यही सुन लो कान खोल के, ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। आप इरेडिकेटेड भी कर सकते हो, आप डन अवे विद भी कर सकते हो। डन अवे विद क्यों, क्योंकि वॉज है, वॉज के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब में आईएनजी आती है ना। जब पैसे बनता है तो क्या आती है, वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है। तो आप डू अवे विद भी कर सकते हो, आप इरेडिकेट भी कर सकते हो, लेकिन ये बात कर रहा है पुराने समय की। स्ट्रिक्ट लॉज वर पास्ट सो दैट द क्रूल कस्टम वॉज समाप्त कर दी गई थी। तो डन अवे विद का प्रयोग करना, क्योंकि ये पुरानी बात कर रहा है। इरेडिकेट क्या है, लेटेस्ट वर्ड है। अब ये आप बोलें कि सर ये कैसे पता चलेगा ये लेटेस्ट है ये पुराना है, तो ये किससे आता है, एक्सपीरियंस से। जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से वोकेबुलरी याद करेंगे, गहन रूप में घुसेंगे, सर्च करेंगे, तब आपको पता चलेगा इसका प्रयोग क्या है, ठीक है। तो इसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, ज्यादा बेटर किसको करेंगे आप, फ्रेज को, ठीक है। और एक और बात सुन लेना, यदि ये इसके अंदर दिया हुआ होता, नो मोर के स्थान पर अगर डन अवे विद होता, ऑप्शन में इरेडिकेट होता, तो आप किसको लगाते, इरेडिकेट कर देते। और यदि इरेडिकेट दिया होता इसके अंदर, ऑप्शन में डू अवे विद होता, तो आप इसको लगा देते, ठीक है। आ गया समझ में, ये दोनों ही सही है, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन चूज क्यों करोगे आप ये, क्योंकि ये ओल्ड शब्द है, ये क्या है, कहावत, फ्रेज वर्ब है, फ्रेज है ये, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखना, यू कुड फाइंड आवर हाउस इजिली डिडंट यू, ठीक है। मतलब कि इसमें देखो क्वेश्चन टेक ना क्या होता है, क्वेश्चन, जैसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना, यू लव मी डोंट यू, तो इसका ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्वेश्चन टैग का यूज करना। जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुम उसकी बात मानते हो ना, तुम खाना खाते हो ना, ये सब क्या होता है, आपका क्वेश्चन टैग होता है। तो यहाँ पर तुम्हें मेरा घर ढूंढने, क्या तुम मेरा घर ढूंढ पाए, क्या तुम मेरा घर ढूंढ सके, तुम मेरे घर को ढूंढ सके ना, तुम मेरे घर तक पहुंच पाए ना, तुम्हें मेरे घर पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई ना। तो इस प्रकार से इसमें प्रयोग किया जा रहा है। अब इसमें भी भाई बहुत दिक्कत थी, और इसमें कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला देखिए क्वेश्चन टैग इतना तो सबको पता होगा, यहाँ पर देखो कुड दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कुडंट यू, जो बिल्कुल सही है। यदि इसमें क्या दिया हुआ है, कुड दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, कुडंट यू। देखिए यदि इसके अंदर क्वेश्चन टैग दे रहा है ना, तो सीधी आपसे क्वेश्चन टैग की गलती पूछना चाह रहा है। एरर के अंदर यदि वो क्वेश्चन टैग दे रहा है ना, तो वो आपसे क्वेश्चन टैग की गलती पूछना चाह रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट ने क्या बोल दिया, सर इसमें क्या आएगा, फाउंड का प्रयोग किया जाएगा। यू फाउंड, मतलब इसको क्या ले जाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, तब ये डिडंट का प्रयोग है। सही है ऐसा करना, लेकिन ये गलत तरीका है, मैं आपको बताता हूं, देखना जरा। देखिए अब ये क्या है, ये रटने वाली चीज हो जाती है। अब बुक में दिया है, आपने रट लिया, सबका एक ही आंसर आ गया। सर उसमें क्या आएगा, सर कुड का प्रयोग नहीं करेंगे, फाउंड 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 सब ने बोल दिया उसमें। तो ऐसा रटना नहीं है। अब भले बुक कुछ भी दे, बुक आज ये बता रही है, कल कुछ और बताइए, फिर आप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, फिर आप यही सोचते रह जाओगे। इसलिए तो नहीं हो पाता सिलेक्शन, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाती है। इसलिए क्या है, आपको एक मेंटोर की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिएगा आप इसमें देखना, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देखना जरा,
ही आर प्लेइंग क्रिकेट, ही आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या गलती है इसमें बताओ? ही आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या गलती है इसमें? सिंपल, एक शब्द में एक नजर में बोल दोगे सर इसमें इज का प्रयोग किया जाएगा, आर नहीं आएगा। इसमें इज का प्रयोग किया जाएगा, आर नहीं आएगा। यही बोलना चाह रहे हो ना? क्यों भाई? अब आप ऐसे बोलें, ये मैंने ऐसा करके दे दिया ई आर प्लेइंग क्रिकेट, क्यों इसमें नहीं आ सकता? ही को हटा के दे कर दो, ही को हटा के दे कर दो, अब भी तो सही है। इसमें क्यों लगाया? आई बात समझ में? ऐसे ही देखा जाता है कि सब्जेक्ट तो आपका फिक्स है, तो मतलब वो क्या पूछ रहा है भाई? टेंस की गलती पूछ रहा है, सब्जेक्ट की गलती नहीं पूछी जाती कभी भी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टैग इसने लगा दिया, तो क्वेश्चन टैग की गलती पूछ रहा है वो, इसकी थोड़ी कि आप हेल्पिंग वर्ब भी चेंज कर दो पूरी की पूरी। क्या गलत लिखा है भैया? उसमें सही तो लिखा हुआ है। ऐसा नहीं किया जाता, तो ये क्या फालतू के क्वेश्चन हो जाते हैं। यदि आप इसमें ही पूछो ना ऐसा क्यों, तो ये गलत हो जाती है। तो आपको पता है यहाँ पर ही दिया हुआ है स्टार्टिंग में, उसने सब्जेक्ट को ही माना है, तो यहाँ पर आर के स्थान पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब की गलती आ रही है। सब्जेक्ट की गलती कभी भी नहीं मानी जाती, कभी होती भी नहीं है। इसका प्रयोग किया जाएगा, ये नहीं कि आप ही को हटा के दे कर दो। सही तो तब भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। यही तो है एरर सीखने का तरीका। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई? गलती किसमें है आपकी? डिडंट यू में गलती है। आपको क्या करना है? कुडंट यू का प्रयोग करना है, ठीक है। ये आपका पास्ट मॉडल में यूज किया जा रहा है, तो कुड का क्या हो जाएगा? आपका कुडंट हो जाएगा, ठीक है। डिडंट इज यहाँ पर फाउंड मत करना, ऐसे नहीं करते है ना। नेक्स्ट देखना, ही हैज बीन इलेक्टेड अ प्रेसिडेंट वंस अगेन, वह दोबारा से राष्ट्रपति चुन लिया गया है। आपने आर्टिकल का वीडियो नहीं देखा, तो आर्टिकल में मैंने आपको चीख चीख के ये समझाया था कि जब भी इलेक्ट, अपॉइंट, सिलेक्ट, ठीक है, इनका प्रयोग, मेड, इनका प्रयोग जब भी किया जाता है, तो उसके बाद में आने वाले नाउन के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि ही इलेक्टेड कैप्टन ऑफ द टीम का प्रयोग किया जाएगा, ना कि द, ना कि आ। ऐसे ही मैंने उसे राजा बनाया, तो आई मेड हिम किंग का प्रयोग करेंगे, ना कि आ किंग का। आई मेड हिम किंग। आप खुद देखिए कैसे बोल सकते हैं आप, मैंने उसे राजा बनाया कि मैंने उसे एक राजा बनाया? क्या बोलते हो आप बताओ? मैंने उसे राजा बनाया या मैंने उसे एक राजा बनाया? ही हैज बीन इलेक्टेड अ प्रेसिडेंट, या देखिए इसका ये मतलब है उसको एक राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया, क्या उसे केवल राष्ट्रपति, क्या उसे राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया? कौन सा सही होगा? उसे एक राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया या उसे राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया? प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, सॉरी, मोदी ने प्रधानमंत्री जी की शपथ ली या मोदी ने एक प्रधानमंत्री की शपथ ली? कौन सा सही है? प्रधानमंत्री वाला, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लिख लेना, नहीं लिख लेना, आर्टिकल का वीडियो देखना जाके, ये आपको पता करना है तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और डिप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात सिनोनिम की, वोकैबुलरी की, तो आप धीरे धीरे करते रहिए। जो 2 बुक मैंने आपको बताई, अब काफी लोग बोलते हैं सर बुक नहीं मिल रही, बुक नहीं मिल रही, आप पीडीएफ भेज दीजिए। देखिए मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता कि मैं आपको पीडीएफ बना बना के भेजूं, ठीक है, क्योंकि मुझे देना है आपको क्वालिटी कंटेंट। मैं सभी को लेकर चल रहा हूं ना, मैं ज्यादा फास्ट करवाऊंगा। जैसे यदि कोई किसी स्टूडेंट को जल्दी समझ में आता है तो भैया वो आगे करके देख ले वीडियो को। मैं सभी के साथ में पढ़ाऊंगा, मैं ज्यादा तेज भी नहीं, ज्यादा स्लो भी नहीं तो जिनको आता है वो बोर हो जाएंगे। यदि मैं तेज चलाऊंगा तो जो बिगिनर्स है तो उनको समझ में नहीं आएगा। और बुक ये 2 तो आप ले लीजिए, ये तो लेनी ही पड़ेंगी, बुक तो आपको लेनी पड़ेंगी, बिना बुक के काम ही नहीं हो पाएगा। इस बात को भी सुन लो, ठीक है, क्योंकि भाई मैं तो ऐसा इंसान नहीं हूं कि बिना बुक को पढ़े। जैसे एक बार आया था कमेंट कि सर मेरे भैया थे कोई, उन्होंने बिना बुक पढ़े 200 में से 190 मार्क्स ले आए। तो भाई मैं तो ऐसा नहीं हूं, और मैं तो भाई चरण छूंगा उनके जाके, यदि कोई ऐसा इंसान है जिसने बुक भी नहीं पढ़ी 190 मार्क्स ले आया। तो बने रहिए, ठीक है। ये समझ में आया, अपना फीडबैक जरूर दीजिए।